जी आइए आइए, प्लीज हैव द सीट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए बैठिए बैठिए। सो यू आर मिस्टर नीरज धाकड़, राइट? Yes. एंड योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। एंड व्हाट वाज योर मीडियम ऑफ मेंस? हिंदी। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? एंड सर 5 अटेम्प्ट हैं, फिफ्थ अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट पहला इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू है। ओके, इतना टाइम क्यों लगा आपको नीरज? सर पहली बार तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाइड नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी शायद समझ में नहीं है स्टार्टिंग में। और जैसे पहले 3 अटेम्प्ट में मैं शुरुआत में प्रीलिम्स में टेस्ट ही नहीं लगा पाता था, और मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था कि तो कुछ स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में समझ, तो इसलिए सर टाइम लग गया। चौथी बार में प्रीलिम्स आपका हो गया? नहीं सर, चौथी बार में नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार मैंने अच्छा प्रयास किया, काफ़ी। प्रीलिम्स इस बार पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। और आप यहाँ तक आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो नीरज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, वो सब बातें जिन पर आप बात करना चाहते हैं। जी सर। सर मेरा नाम नीरज धाकड़ है, मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के धौना गांव से संबंध रखता हूँ। शुरुआती स्कूलिंग सर गांव की गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, उसके बाद की स्कूलिंग ग्वालियर के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में हुई। देन ग्रेजुएशन में BA प्रोग्राम किया है, एंड मास्टर में ST से MA किया है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। अच्छा जी सर। तो मुरैना से हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? एक ज़माना था जब मुरैना चंबल का वो इलाका था जहाँ डकैती की समस्या बहुत बड़ी थी। आज भी वो समस्या है या समस्याएं बदल गई हैं वहाँ पर? सर अभी तो समस्याएं बिल्कुल सही हैं, अब कोई मतलब वैसी समस्या नहीं है कि जो बागियों वाली समस्या हो, अब तो स्थिति सामान्य है। बागी और डकैत का अंतर वहाँ के लोग बड़े इज्जत से बताते हैं। जी सर। जबकि बाहर के लोग मानते हैं कि एक ही बात है, पर मैंने देखा है कि चंबल के लोग डकैत और बागी में बड़ा गहरा अंतर मानते हैं। क्या अंतर है इन दोनों में? सर जो वो मानते हैं, जैसे आइडियोलॉजी का होता है उनमें अंतर। सर ये बागी है, वो अपनी मतलब एक विचारधारा के रूप में कैसे अन्याय हुआ, उत्पीड़न हुआ, कोई भी जैसे वहाँ विवाद वगैरह ज़्यादा होते हैं, ज़मीनी विवाद, तो उनसे लड़ने के लिए वो फिर बंदूक उठा लेते हैं, तो बागी कहलाते हैं। लेकिन उनका ये रूल रहता है कि वो फालतू नहीं सताएंगे लोगों को, किसी को। और लेकिन जो डकैत होते हैं वो चोरी चकाटी अपहरण वैसे केसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और लोगों से मिले जुले रहते हैं। कोई ऐसा बागी आपको ध्यान है जिसने नेशनल अवार्ड जीते हो खेलों में, उसके बाद वो बागी या डकैत बन गए हो? जी सर, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर, क्या कहानी थी, कहाँ से थे वो? सर मुरैना के भिड़ौसा गांव से थे। आपके पड़ोस में ही होगा? नहीं सर, मुरैना के आसपास है वो। आसपास है। कोई और ऐसा उदाहरण? सर फिलहाल तो एक ही है, लेकिन महिलाओं के मामले में अगर हम देखें तो फूलन देवी के अलावा कोई और ऐसा केस आपके आसपास है जब कोई महिला डकैत बनी हो किसी ऐसी वजह से कि उसका रेप हुआ हो, गैंग रेप हुआ हो या कुछ और हुआ हो? सर ऐसी वजह तो नहीं, लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, तो रेणु यादव करके जो पहले डकैत रही थी, मतलब बागी रही थी, अब लेकिन नहीं है, वो सरेंडर के लिए सामान्य जीवन जी रही। आपकी रुचियों में है कि आप शायरी करते हैं? जी सर। लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? मुझे सिर्फ ये बताइए कि मान लीजिए कि कोई बागी या डकैत आपको पकड़ ले और उसको आपका डेफ मिल जाए और देखे कि आपको शायरी बहुत पसंद है, और वो कहे कि 3 ऐसे शेर सुनाओ कि तबीयत खुश हो जाए, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने सारे शेरों के संकलन में से 3 ऐसे शेर ढूंढिए जो आप सुनाना चाहेंगे उसको। सब मेरे या फिर सभी? कोई भी हो सकता है। कोई भी, किसी का भी हो सकता है, मतलब वो सुनते ही वो कहे कि चलो छोड़ दिया तुम्हें, इतना अच्छा होना चाहिए। सर एक परवीन साकेर जी हैं, उनका एक शेर है, मैं झूठ बोलूँगी, सॉरी सर, कि मैं सच बोलूँगी और हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। बहुत सुंदर। दूसरा एक शेर है। परवीन शकीर कहाँ की शायरा है? पाकिस्तानी शायरा। पाकिस्तान की है। और सर एक जॉन एलिया हैं, वो मुझे मतलब अच्छे लगते हैं। तो सर उनका एक शेर है, सर मैं सोच लेता हूँ। सोचिए। आपको सारे पाकिस्तानी शायरी पसंद है? सर वो तो बेसिकली इंडिया के थे ना, बाद में। अच्छा। कि अब तो निकल आ खुद के अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। वाह, क्या बात है। और तीसरा? तीसरा सर मैं निदा फाजली साहब। हाँ सुनाइए। कि सर दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए, और वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए।
बहुत बढ़िया सर। नीरज, मुरैना में एक 64 योगिनी मंदिर है, इतिहास के विद्यार्थी हैं तो जरा विस्तार से बताइए क्या है मंदिर। सर मुरैना के पास में मितावली गांव में 64 योगिनी का मंदिर, वो जो गोलाकार है उसमें 64 योगिनियों की मूर्ति हैं और बीच में सर महादेव का मंदिर भी है। तो 64 योगिनियों को सर तांत्रिक और रक्षा के लिए उनका वो माना जाता है उनको, और उससे सर इंस्पिरेशन हुआ है जो पहले के जो पुराना संसद भवन है उससे इंस्पायरिंग माना जाता है। और सर ये कच्छप घाट वंश के शासक ने मध्यकाल में 1323 ईस्वी के समय आसपास बनवाया था। कच्छप घाट वंश कब से कब शासन कर रहा था और क्या क्षेत्र था उसका? सर ये ग्वालियर और मुरैना के आसपास ये क्षेत्र था। एग्जैक्ट तो नहीं लग पता, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल से मध्यकाल का जो आसपास का समय था। अंग्रेजों ने जब संसद भवन बनाया तो एक भारतीय भवन से इंस्पायर्ड होकर बनाया, नक्शा लिया, लेकिन हमारी स्वतंत्र भारत की सरकार ने जब नया संसद भवन बनाया तो उस भवन की प्रेरणा कहाँ से ली? सर उसकी भी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में से एक मंदिर है, बेजिया मंदिर है, तो वो सूर्य को समर्पित है, तो उससे माना जाता है। अच्छा, ये विदिशा वाला मंदिर कब बना? सर इसका सर प्राचीन समय में बना है। उसके विस्तार के सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, अभी मुझे शासक का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी के उसने सामंत ने बनवाया था या फिर उसके, ऐसा ही याद है मुझे फिलहाल। लगभग किस काल का था ये मंदिर? सर 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास होगा लगभग। अच्छा, भारत में सबसे पुराना जो हिंदू मंदिर भवन मिलता है वो कहाँ मिलता है और कब बना था? सर ये गुप्त काल में मिलते हैं, जैसे भीतर गांव मंदिर है कानपुर का जो ईंटों से बना, वो सबसे पुराना माना जाता है। कब का है लगभग? सर एग्जैक्ट तो नहीं है, गुप्त काल है, लगभग एक गुप्त काल था 550 से 570 ईस्वी के आसपास, तो लगभग 600 ईस्वी मान सकते। गुप्त काल 550 से शुरू होकर 570 तक था। कौन था गुप्त काल का पहला शासक? सॉरी सर, 300 से 550 के साथ। अच्छा जी सर, ठीक है। आपका मैं ड्राफ्ट देख रहा था तो आपने बताया है कि आपके इलाके में भूजोत की जो कानूनी सीमा है, लैंड सीलिंग है, वो 7.28 हेक्टेयर है। जी सर। लेकिन आपकी भूधारिता 8 हेक्टेयर है, तो कानूनी सीमा से ज़्यादा भूधारिता कैसे है? सर इसका मुझे ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। जी सर। अच्छा, हेक्टेयर कितना बड़ा इलाके को कहते हैं? मतलब उसमें मीटर में अगर देखा जाए या फीट में देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग फीट होता है? सर 1 हेक्टेयर में मुझे लगता है 1000 वर्ग फीट हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एकड़ में मुझे पता है कि 2.47 एकड़ 1 हेक्टेयर का होता है। ठीक है। और बीघा भी चलता है आपके इलाके में? सर बीघा ही ज़्यादा चलता है हमारे। तो बीघा 1 एकड़ में कितने होते हैं या 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? सर 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। ठीक है। और हेक्टेयर में? सर हेक्टेयर में लगभग मान लो कि 2-3 से लेके 4 बीघा के समथिंग होता है। कृषि की प्रगति के मामले में मध्य प्रदेश ने पूरे भारत में एक स्थान बनाया है। जी सर। पिछले 2 दशकों से सबसे ज़्यादा तेज गति से कृषि बढ़ रही है मध्य प्रदेश की। क्या रणनीति है मध्य प्रदेश सरकार की कि कृषि की इतनी तेज प्रगति हो गई? सर पहली बात तो सर वहाँ का जो लैंड है वो उपजाऊ है। अगर इस मध्य भारत के क्षेत्र को हटा दें तो ऐसे मालवा वाला बेल्ट और जो विंध्य वाला जो बेल्ट है, ऐसे रीवा पन्ना वाला बेल्ट है, वो सर काफ़ी मतलब सिंचित माना जाता है। तो उस वजह से सर, एक तो लैंड की वजह से, और दूसरी सर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीमें चलाई रखी हैं, और जो केंद्र सरकार की स्कीम है उनका भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से हो रहा है, तो वो सर एक बेहतर है। 1-2 स्कीम का नाम बताइए जिसका विशेष तौर पे आपको लगता है कि कृषि पर असर पड़ गया है। जी सर, ऐसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, और सर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और एक परंपरागत कृषि विकास योजना है मध्य प्रदेश सरकार। तो ये सब कार्यक्रम अन्य प्रांतों में भी चल रहे हैं, वहाँ असर क्यों नहीं दिख रहा है? सर अन्य प्रांतों में भी सर मुझे लगता है हो सकते हैं, लेकिन लैंड के फर्टाइल पे डिपेंड हो सकता है सर। लैंड फर्टिलिटी तो यूपी में मध्य प्रदेश से शायद बेहतर है। यूपी में कृषि इतनी प्रगति नहीं कर रही है जितनी मध्य प्रदेश कर रही है। सर इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन यूपी में भी सर प्रगति कर रही है, जहाँ तक है खाद्यान्न के क्षेत्र में भी उसकी अच्छी वो है। चलिए ठीक है, धन्यवाद नीरज। नीरज जी। जी मैम। गुजरात में एक स्थान है वडनगर। जी मैम। अभी क्यों चर्चा में है ये? मैम वहाँ एग्जीबिशन हुआ है अभी
तत्काल में IIT खड़गपुर और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर किया है वहाँ। तो वहाँ से मैम 800 BC की कुछ बस्तियाँ मिली हैं जिनका निरंतरता जारी है अभी भी। अच्छा। मतलब वहाँ अभी भी मतलब ये बात के जो काल के समय वहाँ देखे गए। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो ASI है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हाँ मैम, ये संस्कृति मंत्रालय के ठीक, अंतर्गत। बढ़िया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको मानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। ठीक है, बढ़िया। ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए और चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद कहा गया राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि मुख्यमंत्री जी की एक योजना थी जो उन्होंने चुनावी वर्ष में लागू की थी, लाडली बहना योजना, जी मैम। जिसने उनको चुनाव जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जी मैम। आप हमें समझाइए कि क्या ऐसा सच में था, उस योजना की बहुत निर्णायक भूमिका रही थी चुनाव में, या सिर्फ ये एक महज बातें हैं? मैम इसके दोनों पक्ष हैं। जहाँ तक है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना थी, उसके माध्यम से मैम जो महिलाओं के जो वोट हैं उनको मतलब एक आकर्षित किया गया था। और मैम ये सच बात है कि हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है। और दूसरी बात मैम, और बाकी और रीज़न भी थे, जैसे वहाँ अच्छे कार्य किए गए एग्रीकल्चर में देखा जाए तो, और बाकी क्षेत्रों में ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है। तो अगर सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही थी तो अचानक से जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे उनको हटाकर एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देना आप कहाँ तक उचित मानते हैं? जी मैम, इसमें बात यह है कि जो भी पार्टी के जो CM बने हैं उनमें पार्टी से काफ़ी लंबे समय से भी जुड़े रहे हैं वो। तो पार्टी भी यही सोचती है कि अगर कोई जुड़ा है लंबे समय से तो जो उसकी जो महत्वाकांक्षा रखता है वो, तो उसको भी एक मौका दिया जाना चाहिए। वो पार्टी तो वो सोचती है, तभी उसने नए लोगों को मौका दिया। मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ। मैम मैं भी मानता हूँ कि एक व्यक्ति को लंबे समय से रखना और फिर उसके बाद में नए व्यक्तियों को मौका देना अच्छा हो सकता है वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर दे। तो इसका मतलब फिर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी को भी बदल दिया जाना चाहिए, किसी और को मौका दिया जाना चाहिए? मैम वो पार्टी का निर्णय होगा, जहाँ तक पार्टी डिसाइड करती। ठीक है। ये बताइए कि देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश के ही किसी जिले ने जारी की थी, कौन सा जिला था वो? मैम मुझे आपको उसका आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं। जब ये भोपाल की बात आती है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ का अभी नवाबी कल्चर और नवाबों की बात की जाती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप मुझे भोपाल की बेगमों के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे तमाम सारी इमारतें भी हैं। मैम अभी तो मुझे कोई आपको आइडिया नहीं? आपने गौहर महल देखा है? नहीं मैम। क्या है, आप उसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं? नहीं मैम। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि जापान ने अभी अपना मून मिशन लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था? मैम एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं। जो भारत का मिशन था मून मिशन चंद्रयान 3, जी मैम, उसके बारे में जानकारी है आपको? जी मैम। किस दिन उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी? मैम आई थिंक सितंबर था 23, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। ठीक है। उससे जुड़े हुए 2 टर्म है, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। आप जानते हैं इनके बारे में? शिव शक्ति पॉइंट किस जगह को नाम दिया गया? मैम पॉइंट के बारे में याद नहीं, लेकिन जो दक्षिण पोल पे हैं तो शायद उन्हीं के आसपास कोई। अच्छा, पिन पॉइंट लैंडिंग से आप क्या अर्थ निकालते हैं? मैम जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जहाँ तक वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि मैं वहाँ लैंड कराना है, वहीं तो लैंड करा सकें, तो वो पिन पॉइंट लैंडिंग हो सकता है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अयोध्या में जो मंदिर बना वो नागर शैली में बना, सब जानते हैं। नागर शैली का विकास किस युग में हुआ? मैम ये गुप्त काल से ही माना जाता है नागर शैली। ठीक है। क्या विशेषताएं होती हैं इसकी? मैम पहली विशेषता तो ये चबूतरे के ऊपर निर्माण होता है इसका, और गर्भगृह होता है वो चतुष्कोणीय होता है, और मैम जो शिखर होता है वो रेखीय होता है, ऊपर जो मतलब आमलक की संरचना होती है इसमें गोलाकार होती है। ठीक। नीरज, मैं देख पा रही हूँ कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिली है, कब मिला ये? मैम 2022 में। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? मैम अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरी MA नहीं हुई थी, अभी 2023 में ही MA हुई। अच्छा, तो आपको फिर जो इसका स्टाइपेंड है वो मिल रहा है आपको? मैम ज्वाइन नहीं किया तो स्टाइपेंड जब ज्वाइन करने के बाद ही मिलता है। ठीक है। ये बताइए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, है ना? जी। और अभी NEP 2020 भी आई है ना, तो क्या आप NEP 2020 और वारधा स्कीम जो रही एजुकेशन की, उसमें कोई आप कोई रिलेशन स्थापित कर पाते हैं क्या? क्या है वारधा स्कीम? वारधा स्कीम मैम जो प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन है मैम, वो जो मातृभाषा में दिया जाए वो थी वारधा एजुकेशन में। कब आई? ये 1937। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है मैम, अभी तो नई तालीम।
नई तालीम, बुनियादी शिक्षा। हाँ जी मैम। हाँ बताइए। तो मैम एक तो यही है, और इसमें जो NEP 2020 में भी एक प्रावधान है कि मतलब 8वीं कक्षा तक हम मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, मातृभाषा में। इसमें एक और बात कही गई थी कि 8 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो अभी के संदर्भ में आप किस पॉलिसी से और कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से इसको रिलेट कर पाते हैं? मैम 21A, आर्टिकल 21A जो फ्री एजुकेशन। आर्टिकल 21A, ठीक है। और आर्टिकल 21A तो आपको राइट टू एजुकेशन पे भी बात करता है और फ्री एजुकेशन पे बात। मैं बोल रही हूँ कि 8 to 14 ईयर्स जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिस पे वार्धा स्कीम ने भी फोकस किया है, जी मैम, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इंश्योर होता है? मैम एग्जैक्ट मुझे 21A 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से लाया गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि विमेन लेड डेवलपमेंट और विमेन डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? I'm sorry, मैं समझा नहीं। विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट। सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, विमेन डेवलपमेंट से क्या समझते हैं फिर? हमें महिलाओं के विकास, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का विकास हो, उनका योगदान हो, पार्टिसिपेट हो। तो कैसे, आप कहाँ कहाँ महिलाओं का योगदान देख पा रहे हैं? मैम अभी तो जैसे रिजर्वेशन दिया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से उन्हें 33% जो आरक्षण दिया है लोकसभा और विधानसभा। और दूसरी बात यह है कि उन्हें डेयरी फार्मिंग में भी उनकी काफ़ी सहभागिता है। तो मैम एक तो वहाँ है, लेकिन अभी मैम इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ उनकी मतलब जो वुमेन पार्टिसिपेट रेट है वो काफ़ी कम है। तो मैम उसको और बढ़ा सकते हैं तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। अच्छा, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में एक ग्लोबल रिस्क पे एक रिपोर्ट जारी किया है, पढ़ा आपने ग्लोबल रिस्क पे? मैम सॉरी मैम, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सिल्वर इकोनॉमी से क्या समझते हैं आप? मैम जो वृद्धों का जो मतलब जो कार्य होते हैं उससे संबंधित है, वो केयर इकोनॉमी में ही बहुत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केयर इकोनॉमी में, और उनका कहीं कोई योगदान हम नहीं देख सकते हैं सिल्वर इकोनॉमी में? मैम ये भी हो सकता है कि देखभाल में तो हो ही सकता है, लेकिन ऐसे कोई सजेशन में या फिर उनका परामर्श कोई भी कार्य क्षेत्र में उनकी एक अनुभव बहुत ज़्यादा होता है उन्हें, तो मैम वो अनुभव काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कोई भी सेक्टर। थैंक यू सर। नीरज, ये बताइए कि अभी जो G20 का समिट भारत ने होस्ट किया था पिछले वर्ष, उसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। वन, फिर एक और फ्रेज लाइन लिखी हुई थी, वन फ्यूचर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अच्छा, ये वसुधैव कुटुंबकम का क्या शाब्दिक अर्थ है? सर विश्व को एक परिवार के रूप में। अच्छा, और ये किस हमारे एंशियंट टेक्स्ट से लिया गया? सर महाउपनिषद से लिया। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए कि G20 में कितने देश हैं जो इसके मेंबर हैं वर्तमान में? सर 19 देश हैं। 19 देश हैं। और जो EU है, हाँ, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, दो। अच्छा, तो अब ये 21 हो गए हैं इसमें टोटल। जी सर। तो क्या इसका नाम बदल गया है? सर बदला जा सकता है, मुझे लगता है बदल देना चाहिए। लेकिन नाम बदला गया है क्या? नहीं, अभी नहीं बदला सर। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जो म्यांमार है, म्यांमार में सैनिक शासन है, वहाँ सिविल वॉर की स्थिति है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत अपने आप को कहता भी है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। जी सर। तो क्या वजह है कि भारत वहाँ डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है? हम सिर्फ सैन्य शासन के साथ ही अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। सर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सर राष्ट्र हित सबसे प्रमुख होता है। सर वहाँ की ऐसी समस्याएं वहाँ जो, तो कौन से राष्ट्रहित हमारे हल हो रहे हैं वहाँ के सैन्य शासन से अच्छे संबंध बनाकर? सर बाउंड्री डिस्प्यूट है जो अभी मुझे लगता है ठीक है कि वहाँ म्यांमार और हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है म्यांमार के साथ, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन सर जो आंतरिक समस्याएं हैं जैसे ड्रग्स वगैरह का है, जो अवैध लेन देन होता है, वो सर काफ़ी हद तक कंट्रोल है। अच्छा, म्यांमार और भारत की जो सीमा है इसमें किस तरीके का वो है, ओपन बॉर्डर टाइप सिस्टम है क्या कोई? यस सर, जहाँ तक क्या बोलते हैं इसको सर, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता। फ्री मूवमेंट रिजीम। कितने किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानकारी है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ग्लोबल साउथ एक टर्म सुनते हैं, क्या मतलब होता है इसका? सर मेनली जो विकासशील देश हैं उनके बारे में इसको बोला जाता है, जो मतलब पहले से विकसित नहीं है और जो अभी विकासित अल्प विकसित उनका समूह है, ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाता है। अच्छा,
आप मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ एक मूर्ति है, स्टैचू ऑफ वननेस। ये किसकी मूर्ति है और कहाँ है ये? एकात्मता की मूर्ति भी बोलते हैं इसको। सर बनने ये वहाँ है सर, नर्मदा के आसपास है, तो वहाँ सर शंकराचार्य जी की मूर्ति है बनने। आदि शंकराचार्य जी आदि की मूर्ति है। शंकराचार्य। अच्छा, और मध्य प्रदेश में सोलर सिटी कहाँ बनाई गई है पहली सोलर सिटी, सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सी सिटी इस बार टॉप में है इंदौर के साथ? इंदौर के साथ सर गुजरात की कोई सिटी है, सूरत है शायद। बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप फार्मिंग में रुचि रखते हैं, आप अपने परिवार की मदद करते हैं, तो कृषि कानून लाए गए थे सरकार के द्वारा। जी सर। अब कृषि कानून लाए गए कृषि में सुधार लाने के लिए, लेकिन इसका विरोध हुआ, काफ़ी लंबा विरोध चलने के बाद अचानक से सरकार ने इसको वापस ले लिया। जी सर। तो अब आप क्योंकि समझते हैं कि कृषि कानून कैसे थे, आप कृषि को भी समझते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या सरकार का फैसला इनको लाने में सही था या वापस लेने में ज़्यादा सही था, और क्यों? उसका तर्क बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिए। सर वापस करने में तो मुझे लगता ज़्यादा सही नहीं था, लेकिन लाने में जो प्रोसेस थी उसको बेहतर किया जा सकता था, और लोगों से इसको पहले सलाह या मशवरा लोगों से, किसान संगठन से बातचीत करके लाया जा सकता तो बेहतर हो सकता था सर। यानी कि कोई रेफरेंडम करवाते इस पर, ऐसा? रेफरेंडम तो सर बहुत बड़ा वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसको सबसे पहले बातचीत करके संसद में चर्चा प्रॉपर होती ठीक तो है। मुझे लगता है धन्यवाद बेहतर। धन्यवाद सर। नीरज, ये बताएं कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, जी सर। शायरी के शौकीन हैं। इतिहास में ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब किसी समाज में शायरी पैदा होती है? सर ऐसे किसी धर्म का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो सर वो रहस्यवाद की तरफ एक उन्मुख होता है समाज, तो वहाँ एक शायरी का जन्म होता है सर। जैसे सूफीवाद हुआ तो वो वहीं से उत्पन्न हुआ है जहाँ तक। ठीक है। और सर सांप्रदायिक एक हिंसा भी इसका ये हो सकता है सर, अभी तो मैं इतने याद कर पा रहा हूँ। जिन शायरों को आप जानते हैं वो दरबारी शायर हैं या दरबार से बाहर के शायर ज़्यादा हैं? मुझे लगता है दरबार के बाहर के ज़्यादा शायर। अच्छा, जी सर। तो मुझे ये बताइए कि मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में एक शायर और थे जिनसे उनकी कहा सुनी होती रहती थी, कौन शायर थे वो? सर इब्राहिम जौक उनका नाम था शायद। क्या प्रसिद्ध झगड़ा है उन दोनों के बीच का? बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है। सर जी सर, ये मिर्ज़ा गालिब शायर नहीं थे, दरबारी शायर नहीं थे, लेकिन ये किसी मुशायरे में मिले थे, तो कोई ऐसे ही कोई वाक्य बोल दिया था या शेर बोल दिया था, तो वो छुप गया था जौक साहब को। तो उन्होंने जाके उस समय के जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको एक शिकायत की, तो फिर उन्होंने इनको बुलाया, तो फिर बोलते हैं कि तू क्या है, ऐसा ही सर कुछ वाक्य था। तो फिर उन्हीं पे तुमने बोला क्या था, तो वहीं से इन्होंने एक पर्ची निकाली और फिर वो गज़ल कही थी कि हर एक बात पर कहते हो कि तुम क्या है, कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और सर वो पर्ची में कुछ था नहीं, वैसे खाली पर्ची थी, तो ये सर वाक्य था। अगर मिर्ज़ा गालिब और फैज़ की तुलना करनी हो तो दोनों के विषय वस्तु में, दोनों के तेवर में क्या अंतर है? सर फैज़ कुछ नेशनलिस्ट दिखते हैं मुझे, मिर्ज़ा गालिब काफ़ी लिबरल दिखते हैं, और एटीट्यूड दोनों का मुझे सेम सा लगता है। ठीक, नीरज, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस यस यस, आइए। तो इंटरव्यू धाकड़ रहा आपका? पता नहीं, मुझे तो नॉर्मल रहा। धाकड़ का मतलब क्या होता है? हाँ सर, धाकड़ का वो धरकड़ से निकला है, हल जो कृषि करने वाले। अरे इंटरव्यू खत्म हो गया यार, अब सही से बताओ। हाँ यही होता है सर, वैसे पढ़ा था मैंने, पर ये आजकल वो बोलते हैं साहसी और तेज तर्रार वाले। हरियाणा में धाकड़ का मतलब होता है खतरनाक रूप से अच्छा, शानदार। तो इंटरव्यू धाकड़ तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक हुआ। और आपको कितने नंबर चाहिए अपने ड्रीम सर्विस में आने के लिए इंटरव्यू में? सब 180 के अप्रोक्स। मेंस ठीक हुआ है? मैं पहले ही था, पता नहीं, पर ठीक है। अच्छा, तो छूटा तो नहीं था? छोड़ा नहीं था। बहुत बढ़िया। आपकी एंट्री बढ़िया है, ड्रेस बढ़िया है, बैठने का तरीका बढ़िया है, वो सब तो एकदम फिट है, इंट्रोडक्शन बढ़िया है, लेकिन आप शुरुआत से थोड़े घबराए हुए दिख रहे थे। जी, जिसकी वजह से कहीं कहीं आपके वाक्य बीच में टूट रहे थे शुरुआत में, बाद में रिदम के साथ साथ ठीक हुआ। तो एक तो मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना एंट्री के साथ ही कोशिश करना कि बिना डरे बात करना। जी।
ज़रूरी हो तो 2-4 और मॉक इंटरव्यू दो इस बीच में, लेकिन वो कॉन्फिडेंस शुरू से ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंबल का मैंने पूछा आपसे, बागी डकैत वो सब बहुत ठीक था, आपका आइडिया अच्छा है। फिर मैंने कहा अच्छा शायरी सुनाओ, डाकू क्या समझाओगे, वो भी आपने ठीक मैनेज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चमत्कार नहीं कर पाए, लेकिन जी सर। शायरी एक ऐसी बॉल है जिसमें छक्का मारना चाहिए, अगर उस पर आपने 1 रन ले लिया तो खुशी की बात नहीं है। जी सर। अगर कोई आपसे इतना अच्छा सवाल दे कि मान लो किसी डकैत ने पकड़ लिया, कह रहे 3 शेर सुनाओ तो छोड़ूंगा, ऐसा शेर सुनाओ कि मेंबर उठ के नाचने लगे खुशी के मारे, क्या सुनाया है। जी सर। ऐसा नहीं सुनाया, मतलब अच्छा लगा लेकिन वो हिला देने वाला शेर नहीं था। तो ऐसे कुछ लिस्ट बना लो। जी सर। फिर जब मैंने गालिब और जौक वाला पूछा, वो आपको ठीक आइडिया था, आपने पढ़ा हुआ है, वो शेर भी याद रहता, अच्छा रहता। क्या है बने है शह का मुसाहिब, फिर है इतराता, ये लाइन बोली थी गालिब ने जौक को। फिर उसको पूरा किया था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। आप ये जो दूसरी लाइन थी वो वहाँ बहादुर शाह जफर के सामने जब बुला लिया गया था, जौक ने शिकायत कर दी, जौक राज कवि थे, जी सर। उन्होंने शिकायत की कि ऐसे बदतमीजी कर रहा था आपके नाम लेके, शह का मुसाहिब कह के। तो जफर ने बुलाया गुस्से में, तो बोले कि मैं तो अपना शेर का मिसरा सुना रहा था। तो बोले फिर पूरा करो, आगे क्या है। तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस कहते हैं लिखा, बहुत सारे शेर लिखे, उसमें एक वो भी था, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तो पहले ही वो शुरुआती शेर। और ये लास्ट वाला शेर है, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, इसी से खत्म किया, इसी मिसरे से। जी करंट अफेयर्स में हमारी टीम का मानना है कि आपको रिवीजन की सख्त और अच्छी खासी जरूरत है। जी ठीक है, मुरैना के आप हैं तो देखो भाई, मुरैना का नाम सुनते हैं ना मेंबर से कान खड़े हो जाते हैं, जगह ही ऐसी, मुरैना इतना प्रसिद्ध जगह है। जी तो डकैती से लेकर गज्जक तक सब कुछ आएगा। आज गज्जक छूट गई आपकी, वो भी आएगी वहां पर, बहुत फेमस है मुरैना गज्जक ना। प्लस अब विजय मंदिर वगैरह, पूरा मध्य प्रदेश को पी जाओ। अब मध्य प्रदेश का कृषि का मॉडल शानदार है, खाली शानदार बोलने से बात नहीं बनेगी, माइन्यूट डिटेल्स सही है उसकी, जो नहीं थी आपके पास। फिर एजुकेशन, क्योंकि आपने जेआरएफ निकाला है, अब एजुकेशन के बारे में संविधान के सारे जो आर्टिकल्स हैं, 45 तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, जी क्योंकि जब जब रिजर्वेशन की डिबेट आती है, आर्टिकल 14 और 45 का झगड़ा ही चलता है, सारे केसेस उसी पे हैं। जी 51A है, उसमें जिक्र है जो शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षा का फंडामेंटल ड्यूटी हमने उसमें ऐड की है, उन सबको ठीक से पढ़ो। जी आर्टिकल 15 को विशेष रूप से देख लेना, सारे सेगमेंट्स, क्योंकि एजुकेशन वहीं से अधिकार के रूप में आती है ना। जी तो कहने का भाव ये है, एक तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, नॉलेज आपकी जनरली अपने एरियाज पे ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश पे थोड़ा विशेष काम करने की जरूरत है। जी इंटरव्यू में भी आपके 8-10 दिन तो होंगे ही। कब है इंटरव्यू? 1 तारीख को है एक ना, तो आपके पास 8 दिन अभी हैं। 8 दिन कम नहीं है, करंट अफेयर्स को 1-2 दिन में ठीक से रिवाइज करो, पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स को, जी और फिर एमपी के पीछे पड़ जाओ, एमपी मुरैना के पीछे। ठीक है, 2-3 मॉक इंटरव्यू दो, तो मेरा ख्याल है कि आप 170-190 के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएंगे, अगर ठीक से बात करके आएंगे तो। जी। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, बस हो गया।